आधुनिक युग में सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें रहने के लिए मकान, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े तथा बच्चों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो, किंतु यह तभी संभव है जब व्यक्ति का उत्पादन हो, जब वस्तुओं का उत्पादन हो और उन्हें रोजगार मिले। विकास की अवधारणा। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका अर्थ है कि उस समय भारत में एक संपन्न और विकसित देश था। उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी। सादा जीवन, मेहनत, कठोर परस्पर भाईचारा आदि यहाँ की व्यवस्था का मुख्य आधार था। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से देखें तो प्राचीन अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का विचार था कि किसी देश में वस्तुओं सेवाओं की वृद्धि ही आर्थिक विकास है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की स्थापना को आर्थिक विकास माना, परंतु इन सबसे भिन्न जे.एस. मिल ने लोक कल्याण एवं आर्थिक विकास के लिए सहकारिता के सिद्धांत को अपनाने को आर्थिक विकास माना। विकास की प्रक्रिया। विकास के प्रमुख लक्षण निम्नानुसार। पहला, सतत प्रक्रिया। दूसरा, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तीसरा, दीर्घकालीन प्रक्रिया। चौथा, संसाधनों का समुचित विदोहन। पांचवा, जीवन स्तर एवं समाज कल्याण में उन्नति। राष्ट्रीय आय। किसी देश की राष्ट्रीय आय राष्ट्र की कुल राष्ट्रीय आय कहलाती। किसी देश की या राष्ट्र की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब हम देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। जैसे यहाँ भाग दे दिए गए, राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या बराबर प्रति व्यक्ति आय। विकास के संकेतक देखते हैं। वास्तविकता यह है कि विकास के अंतर्गत जन सामान्य को प्राप्त होने वाली स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषक, आहार, पेयजल एवं जैसी सुविधाएं उपलब्ध का समावेश होना चाहिए। तो इसको मानव विकास सूचकांक द्वारा संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। इस दिशा में प्रोमोटर्स के जीवन में भौतिक गुणों के सूचकांक, जिसे हम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का विकास किया इस कहते हैं। तो इसी प्रकार पोपाल स्टीसन ने मूल आवश्यकता दृष्टिकोण बेसिक नीड अप्रोच को अपनाने पर जोर दिया। विकास निर्माण के लिए 3 आवश्यक मूलभूत घटकों का प्रयोग किया जाता है। एक, लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए जीवन के मापने हेतु जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा, वयस्क साक्षरता दर कुल नामांकन अनुपात। तीसरा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। तो इनके 3 उच्च मानवीय विकास के लिए 0.8 या इससे अधिक, मध्य के लिए 0.5 से 0.8 और निम्न के लिए 0.5 से कम। अब देखिए 2004 में नॉर्वे था, अभी भी नॉर्वे है, और 2004 में भारत 126 में था मानव विकास सूचकांक में, और अभी 129वां है। मतलब 2019 में भारत 129वां है। विकसित और विकासशील देश। विकसित देशों से तात्पर्य उन देशों से जहाँ के नागरिक अपने भोजन, कपड़ा एवं मानव की आवश्यकताएं सरलतापूर्वक कर रहे हैं। इन देशों में निर्धनता, बेरोजगारी नियंत्रण में है। मतलब विकसित देशों में नियंत्रण में है। विकसित देशों में जापान, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देश आते हैं। इसके विपरीत संसार में ऐसे देश हैं जहां नागरिकों को भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं होता है, पहनने को सीमित मात्रा में कपड़े मिलते हैं, नागरिकों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न है। तो निम्न किस में है? विकासशील में। इसीलिए इन्हें विकासशील देश कहा जाता है। निम्न विकासशील है और उच्च है विकसित। आप इस बॉक्स द्वारा भी समझ सकते हैं विकासशील और विकसित। जैसे कृषि की प्रधानता विकसित में नहीं है, मतलब कृषि यहाँ पर बहुत है इसलिए प्रधानता नहीं दी गई है। विकासशील में कृषि की प्रधानता देना पड़ेगा क्योंकि ये कमज़ोर है। तो प्राकृतिक संसाधन पूर्ण उपयोग विकसित में है और अल्प उपयोग विकासशील में, क्योंकि ये गरीब है। अल्प में विकसित में, विकासशील कम है और विकसित मतलब अमीर। ऐसे हम समझ सकते। देखो विकसित मतलब साक्षरता पूर्ण है यहाँ पर, और यहाँ पर अल्प है। तो आप इस प्रकार समझ सकते हो कि विकासशील मतलब विकसित मतलब अच्छा और विकासशील मतलब थोड़ा कमज़ोर। यहाँ पर देखो हमारा मध्य प्रदेश भी विकासशील है मतलब कमज़ोर है, और सबसे कमज़ोर बिहार है विकासशील, जिसे हम कहते हैं सबसे कमज़ोर साक्षरता वाला राज्य। आप देखो हरियाणा सबसे ज़्यादा विकसित है मतलब बहुत अच्छा राज्य है, फिर महाराष्ट्र है। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? आर्थिक नियोजन का आशय ऐसी प्रक्रिया से जिसमें एक निर्धारित अवधि में सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे पूर्व निर्धारित लक्ष्य जिन्हें प्राप्त किया जाना है, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध साधनों तथा उनके उपयोग का ब्यौरा करने का ब्यौरा। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या रहते हैं? विकास की ऊंची दर प्राप्त करना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक प्राप्ति की स्थिरता। इस प्रकार विकास होता है। और भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना हो गई है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 मार्च 1950, और इसके पूर्व 1934 में सर विश्वेश्वरैया ने भारत में आर्थिक विकास एवं पुनर्निर्माण हेतु 10 वर्षीय पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजना कार्यकाल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। इस प्रकार 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। अब हम देखते हैं भारत में नियोजन की सफलता एवं
असफलता। नियोजन मतलब उत्पादन, उत्पादन की असफलता क्या है? तो एक मिनट देखते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन मतलब उत्पादन में 1 अप्रैल, आर्थिक नियोजन कब हुआ? 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी हैं। तो सफलता देखते हैं। नियोजन मतलब उत्पादन की सफलता क्या है? राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बचत एवं विनियोग दर में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में विकास, इस प्रकार। और देखते हैं औद्योगिकरण। अब देखिए नियोजन की सफलता और है विद्युत उत्पादन वृद्धि, परिवहन एवं संचार में वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य, और इसके बाद है बैंकिंग क्षेत्र में उन्नति, निर्यात एवं आयात में वृद्धि। अब आर्थिक नियोजन की असफलताएं भी हैं। तो असफलताएं क्या है देखो, तो प्रति व्यक्ति आय में धीमी प्रगति, क्षेत्रीय संतुलन, ये सब असफलता है। मूल्य वृद्धि, बेरोजगार में वृद्धि, आय एवं धन की असमानता में वृद्धि, और सार्वजनिक उद्यमों की असफलता। इंडिया विजन 2020, भारतीय योजना आयोग ने 2003 में इंडिया विजन 2020 के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया। इस दस्तावेज के अनुसार भारत सन 2020 तक विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो विद्यार्थियों, मैंने फास्ट इसलिए किया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। धन्यवाद।